हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। तो यूरोप में किस तरीके के कपड़े का काफ़ी बड़ा मार्केट था, मतलब कौन से कपड़े को यूरोप के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे। तो इसका आंसर है, देखिए, चिंत कपड़ा था, और कोकास जिसको काका कहते थे, and bandhana word was derived from the word bandhan. It referred to the variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. तो ये देखिए कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे फेमस थी। एक तो था चिंत, कोकास और बांधना को क्या होता है, मतलब पहले उसको बांधा जाता है, जैसे कपड़े को गोल गोल मतलब बांध करके और फिर उसको ड्राई किया जाता है, तो इसलिए उसको बांधना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ जामदानी। तो देखिए, जामदानी इज़ अ फाइन मुस्लिन मतलब एक कपड़ा होता है। जामदानी इज़ अ फाइन मुस्लिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वूवन ऑन द लूम टिपिकली इन ग्रे एंड वाइट। तो जामदानी जो है एक कपड़ा होता था जिसमें क्या होते थे, मोटिव्स, जैसे कि कुछ डिज़ाइन होते थे, जैसे मान लीजिए फ्लावर का डिज़ाइन बना दिया, ग्रे और वाइट कलर में पूरे कपड़े पे डिज़ाइन बनाए जाते थे। नेक्स्ट है कि बांधना क्या होता है। तो बांधना इज़ अ ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर नेक एंड हेड। तो बेसिकली बांधना जो है ना, वो नेक और मतलब सर पर जो जैसे स्कार्फ होता है ना, वो बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक कपड़ा होता था बहुत ज़्यादा चमकदार सा। दिस वर्ड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बंधन। इट रेफर टू अ वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर अगरियाज। तो ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन आर नोन एज अगरियाज। तो एक कम्युनिटी है जो कि आयरन जैसे कि लेकर के जाते थे ना, उनका नाम था अगरिया। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स में द वर्ड चिंत कम फ्रॉम द वर्ड चिंत्स। तो जो चिंत्स वर्ड है ना, ये चिंत वर्ड से आया है। ठीक है, चिंत। टीपू स्वॉर्ड वॉज मेड अप ऑफ कौन सी, वुड्स स्टील। तो वुड्स स्टील थी, WOOTZ, वुड्स स्टील से टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो बनी हुई थी। इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइंड इन। इंडिया का जो टेक्सटाइल था यानी कि कपड़े का एक्सपोर्ट 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इंडिया के कपड़े पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, और वहाँ पर जो है यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल, सिर्फ रुई लेकर के जाते थे, कपड़ा यहाँ का बिकने नहीं देते थे। और वहाँ पे क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज़ लग गई थी काफ़ी ज़्यादा यूरोप में, स्पेशली ब्रिटेन में। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री में कपड़ा बनने लगा था, और यहाँ से कपड़ा वो लोग ले करके, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था यहाँ करके कपड़े पर। है, हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्री। तो अलग अलग नाम, टेक्सटाइल क्या होता है, कपड़ा होता है। ठीक है, तो टेक्सटाइल जो है उसका जो नाम है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें वो क्या क्या बताता है। देखिए, इसका आंसर है, यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट सॉ फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया इन मोजूल इन प्रेजेंट डे इराक। तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, उन्होंने इंडिया का जो कॉटन था ना, उसको सबसे पहले कहाँ देखा था, इराक में एक जगह है मूसूल। तो दे रेफर टू ऑल द फाइनली वूवन टेक्सटाइल एज मूसलिन। तो वो क्योंकि मोसूल में उन्हें वो बहुत ही अच्छा सा कपड़ा देखने को मिला था, इसलिए जो भी अच्छा सा कोई सा भी उनको अच्छा कपड़ा मिलता था ना, तो उसको वो लोग मूसलिन बोल दिया करते थे। ठीक है। पोर्टुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस एंड लैंडेड इन कैलिकट ऑन द Kerala coast in the southwest India. They took back cotton textile to Europe along with the spices. They name it calico. Subsequently, calico become the general name for all cotton textile. तो जो पोर्टुगीज आए थे वो कैलिकट में आए थे, केरला में। तो वहाँ से वो जो कपड़ा लेकर गए, उन्होंने उसको कैलिको कहा। तो कैलिको ही सारे के सारे कॉटन के कपड़ों को अब पोर्टुगीज कहने लगे थे। मैनी अदर वर्ड्स पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट्स। तो वेस्टर्न मार्केट्स में इंडिया के कपड़े काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, और हमें कैसे पता लगता है, the pieces included printed cotton clothes called chins, कोकास and खासा, है ना। And बांधना is a brightly colored and printed scarf for the neck or head. This term is derived from the word बांधना, हिंदी फॉर टाइंग। ठीक है, बांधना। तो ये हमने पहले भी देखा था। अदर क्लोथ्स वर नोन बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपोर। तो जिस जगह से जो कपड़ा होता था ना, उसके नाम से ही फेमस हो जाया करता था यूरोप में। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड शोज हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इतना ज़्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग जगह हमें दिखाता है कि इंडिया का कपड़ा पूरी दुनिया में कितना फेमस हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द अर्ली 18th सेंचुरी। तो अर्ली 18th सेंचुरी के शुरुआत में जो इंग्लैंड के प्रोड्यूसर्स थे, जो सिल्क बनाते थे या ऊन बनाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया से कपड़ा आ रहा था उसका विरोध क्यों करते थे, मतलब इंडिया से जो कपड़ा है इंग्लैंड में जा रहा था उसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होता था, उसके खिलाफ विरोध होता था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड इन अर्ली 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के टाइम पर जो इंग्लैंड की टेक्सटाइल कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री थी वो डेवलप हो ही रही थी। वूल और सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड फाउंड देमसेल्फ अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल। तो जो वूल बनाने का, सिल्क के कपड़े बनाने का जो काम करते थे ना इंग्लैंड में लोग, वो इंडिया के कपड़े से कम्पीट ही नहीं कर पाते थे। इंडिया का कपड़ा इतना अच्छा होता था। दे वॉन्टेड टू सिक्योर द मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, देयरफॉर दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इम्पोर्ट। तो इंडिया से जो कपड़ा आ रहा था उसका मतलब कॉम्पीट ही नहीं कर पाते थे उससे, तो इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई इंडिया का टेक्सटाइल, इंडिया से कपड़ा हमारे देश में ना आए, क्योंकि इंडिया का कपड़ा बहुत अच्छा होता था, इंडिया का आता तो उनका खुद का तो कुछ बिक ही नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। तो जो ब्रिटेन में कॉटन की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, उससे अब ब्रिटेन में डेवलप हो गई, उन्होंने इंडिया से कपड़ा तो बंद कर दिया, अब वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया वहाँ की कॉटन की इंडस्ट्रीज़ का, तो इंडिया की इंडस्ट्री पर उसका बुरा प्रभाव कैसे पड़ा। तो देखिए, मार्केट छिन गया। पहले वो इंडिया की इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में, पूरी यूरोप में, पूरी दुनिया में अपना सामान बेचती थी, अब ब्रिटेन ये काम करने लगा। कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन डेवलप्ड एंड एडवर्सली अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। कैसे? इंडियन टेक्सटाइल फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश टेक्सटाइल इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। तो अब कंपटीशन है ना, यूरोप में, अमेरिका में अब कंपटीशन मिलने लगा इंडियन टेक्सटाइल को। एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल टू इंग्लैंड बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड वेरी हाई ड्यूटीज ऑन इंडियन टेक्सटाइल। अब इंडिया से यूरोप में, इंग्लैंड, स्पेशली इंग्लैंड में कपड़ा जाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंडिया के कपड़े पर लगा दिए थे। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी कॉटन टेक्सटाइल made in Britain successfully outsourced Indian goods from their traditional markets in Africa, America and Europe। क्योंकि इंडिया के कपड़े पर बहुत ज़्यादा टैक्स वो लोग लगा दिया करते थे, तो ब्रिटेन ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था अफ्रीका के, अमेरिका के, यूरोप के मार्केट्स में, और इंडिया का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंडिया के टेक्सटाइल को काफ़ी नुकसान हो रहा था। थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स जो हैं इंडिया के, अब वो अनएम्प्लॉयमेंट के, मतलब अब उनके पास नौकरी नहीं बची थी। बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट। English and European companies stopped to buy Indian goods. Their agents no longer gave out advances to weaver to secure supplies. Distressed weavers wrote petition to the government to help them. तो मतलब अब लोगों के पास पैसा नहीं बचा था, है ना, वो पिटीशंस लिखते थे, बहुत कुछ कहते थे सरकार से कि भाई हमारी मदद करो, बट वो लोग कहाँ करते हैं अंग्रेज हमारे देशों की मदद, है ना। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लोथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। एक्चुअली बाय द 1880s 67% ऑफ ऑल कॉटन क्लोथ्स वोन बाय इंडियन वर मेड आउट ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। तो 1830s आते आते तो भाई इंडिया का कपड़ा बनना ही बहुत ज़्यादा कम हो गया था। 67% क्लोथ जो हैं वो हम लोग बाहर के ही पहन रहे थे। इससे हमारे देश के जो वीवर्स थे, स्पिनर्स थे, जो भी कपड़े के काम में लगे हुए थे, उनको बहुत नुकसान हुआ, और ज़्यादातर जो वुमेन थी वो अब उनके पास कोई काम नहीं बचा, वो जॉबलेस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी। तो जैसे देखिए कॉटन इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई, ऐसे ही आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई, काफ़ी ज़्यादा उसमें गिराव आया। तो इसका आंसर क्या है, क्यों हुआ ऐसा? तो काफ़ी सारे रीजंस हैं। द न्यू फॉरेस्ट लॉज ऑफ द colonial government prevented people from entering the reserve forest. Now it become difficult for the iron smelter to find wood for charcoal. Getting iron ore was also a big problem. Hence many gave up their craft and looked for other jobs. तो क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई आयरन को स्मेल्ट करना है, आयरन को पिघलाना है, तो उसके लिए आग जलानी पड़ेगी। आग जलाने के लिए उनको लकड़ियाँ चाहिए, कोयला चाहिए, है ना। तो अब ये सब उनको मिल नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने इंडियंस का हमारे अपने ही देश के जंगलों में जाने पे बैन लगा दिया था। तो अब क्योंकि वो कोयला लेने, लकड़ी लेने, हमारे देश के आयरन लोहा पिघलाने वाले जो कारीगर होते थे वो उनको कोयला नहीं मिल पाता था। कोयला नहीं मिलेगा तो लोहा पिघलाएंगे कैसे? पिघलाएंगे नहीं। तो उनको एक बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा था, तो उन्होंने अपने वो जॉब ही छोड़ दिए और दूसरे जॉब्स की तलाश में वो लोग निकल लिए। इन सम एरियाज द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट, बट द आयरन स्मेल्टर हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज। दिस रिड्यूस देयर इनकम। अब कुछ
कभी कभी परमिशन भी दे देते थे जंगलों में जाने की, मगर क्या होता था इतना ज़्यादा टैक्स लगाते थे कि उनको आयरन स्मेल्ट करना, मतलब आयरन को पिघला करके कुछ और उससे सामान बनाना हमारे देश के लोगों को बहुत महंगा पड़ने लगा था। बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब 19th सेंचुरी में आयरन एंड स्टील ब्रिटेन से आने लगा। आयरन स्मिथ इन इंडिया बिगेन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर द यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो इंडिया में तो बन नहीं पा रहा था, तो ब्रिटेन से आने लगा, वहाँ से जो आयरन आता था उसी से हमारे देश के लोग फिर सामान बना लिया करते थे। दिस इनएविटेबली लोअर द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर्स। तो लोकल स्मेल्टर्स जो आयरन प्रोड्यूस करते थे उसकी जो है डिमांड काफ़ी ख़त्म ही हो गई। तो इस वजह से हमारे वहाँ की आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कि पूरी तरह से ख़त्म ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बार तो पूरी खत्म हो गई है ना, फिर दोबारा से हमारे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लगाई गई मशीनों के साथ कपड़े प्रोड्यूस करने की। तो शुरुआत में क्या दिक्कतें हुई, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी, जैसे कि इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरर्स बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट्स। तो ज़्यादातर देशों में तो बाहर से आने वाले कपड़े पर रोक लगा दी जाती है सरकारों के द्वारा, बट हमारे देश में तो भाई गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था, तो अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हमारे देश में कपड़ा बाहर जाने पे। बाहर से आसानी से आ जाता था, देश से बाहर जो कपड़ा मतलब देश के अंदर जो कपड़ा बन रहा था उसको बाहर जाने पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। तो भाई दिस फिनिश द कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्टेड देयर इन्फेंट इंडस्ट्रीज। तो शुरुआत में तो देश की सरकारें क्या करती हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, बट अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड अ सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो इंडियन टेक्सटाइल यूरोप में या देश में दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकती थी। है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया था, कैलिको एक्ट लगा दिया था कि भाई कोई इंडिया से वहाँ पे कपड़ा नहीं जाएगा। कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्री। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया में भाई बिल्कुल मना कर दिया, हम कोई टैक्स हटाएंगे नहीं, इनफैक्ट तुम्हारे कपड़े पर टैक्स और ज़्यादा लगाएंगे, इस तरीके की हालत थी। नेक्स्ट है what helped टिस्को एक्सपेंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर टिस्को जो थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 1914 से 18 के टाइम पर स्टील का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा क्यों हो गया था टिस्को का। तो देखिए इसका आंसर है बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया इंपोर्टेड ब्रिटिश स्टील फ्रॉम रेल्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तो ब्रिटेन से आ जाता था स्टील वगैरह, बट 1914 में द वॉर ब्रोक आउट स्टील प्रोडक्शन इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वॉर इन यूरोप। तो स्टील प्रोडक्शन जो ब्रिटेन में हो रहा था उससे तो इक्विपमेंट्स हथियार ही बनने लगे ब्रिटेन में। सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन एंड द इंडियन रेलवेज टर्न टू टिस्को फॉर द सप्लाई ऑफ रेल्स। तो ब्रिटेन से तो अब स्टील आ नहीं रहा था, तो टिस्को के पास अब इंडियन रेलवेज गई ताकि सप्लाई उनको मिले और वो अपना काम कर सके। तो एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स टिस्को हैड टू प्रोड्यूस स्टील has to produce shell and carriage wheels for the war. By 1919, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by Tisco. Over the time, Tisco became the biggest steel industry within the British Empire. तो धीरे धीरे करके टिस्को जो है वो ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब स्टील की सारी ज़रूरत पड़ी थी तो टिस्को ने पूरी करी थी। तो धीरे धीरे करके टिस्को काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो ये हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, इस चैप्टर के सारे कंप्लीट हो गए हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।